हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 किया था, लेकिन आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। वो इसलिए करेंगे क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो इन्हीं बेस पे हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले सीटेट का जितने भी सिलेबस है वो सारे पहले कंप्लीट करा दूँ, और बीच में जितने भी चैप्टर्स एनसीईआरटी के रहते हैं सिविक्स में वो मैं लास्ट में करवाऊँगी। और पहले हम क्या करेंगे, सीटेट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जो चैप्टर रहेगा वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि सिविक्स के बाद ज्योग्राफी भी स्टार्ट करनी है, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री भी है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो भारत संविधान क्या है, क्यों बनाया गया और हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमारे जो देश को चलाया जाता है, और इसी में हमारे देश का फ्यूचर भी है और प्रेजेंट भी है, यानी वर्तमान और भविष्य संविधान पे ही है हमारे देश के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने की मांग कब की गई थी, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 1934 यानी 1934 में भारतीय संविधान कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने की मांग कब की गई थी, 1934 में किया गया था। और उस समय अंग्रेजों के अधीन थे हम, यानी पहले हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1934 में, तो हम किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। और ये इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मानी नहीं गई थी, उस समय मानी नहीं गई थी क्योंकि हमारा देश आज़ाद नहीं था। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कहने का मतलब ये कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह मांग की गई थी कि भारत के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए, जिसमें भारत मतलब एक निर्णय ले सके और वो खुद पे इंडिपेंडेंट रहे, किसी पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि पहले ब्रिटिश के अधीन था, इसलिए भारत क्या था, ब्रिटिश के अधीन था, तो उसी पर डिपेंड रहता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर 1946 में से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। 150 साल की अंग्रेजों हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। कहने का मतलब है कि फाइनली 9 दिसंबर 1946 को इन ब्रिटिश ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दिया। और ये एकदम से नहीं बनाया गया, उनके मन में पहले से 2 साल पहले से ही प्लान चल रहा था। 1934 में वो सोच रहे थे कि अब इंडिया को आज़ाद कर दें या फिर, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दिया उन्होंने, फिर ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो स्ट्रक्चर कैसा था उसके बारे में बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया। तो इस दिन 9 दिसंबर, जैसे पता ही आपको, इस दिन 9 दिसंबर, जैसे आप देख सकते हैं ये चैप्टर्स है, ठीक है। और इसका जो PDF वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इन सब का कंक्लूजन है जो एक समराइज़ करके मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, और रीड आउट करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब आते हैं हम कि भारतीय संविधान का जो लक्षण है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा था। तो इस दिन जैसे कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कौन थे, मेंबर जो थे वो फेस टू फेस मिले, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को हमारा क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसने बना दिया, ब्रिटिशों ने बना दिया। तो अब क्या है, अब ब्रिटिशों ने बना दिया तो असेंबली में मेंबर्स भी होना ज़रूरी है, बिना मेंबर्स के तो संविधान बन नहीं सकता। तो उसके लिए क्या किया गया कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में के मेंबर जो थे उनको फेस टू फेस मिलाया गया, आमने सामने दो क्या है, मिले। और देश के जो भी है संभालने के लिए उसमें क्या है, नेता चुने गए, यानी फॉर एग्जांपल जो मेंबर बनाए गए वो किस लिए बनाए गए, ताकि देश को संभालेगा कौन, क्योंकि भाई उस टाइम इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। तो उस इंडिपेंडेंट होने के लिए कोई नेता होना चाहिए, देश को चलाने के लिए कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई मेंबर कुछ नहीं था। तो नए नए तौर पे उनको बनाया गया। तो कब बनाया गया, 9 दिसंबर 1946 को। तो उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या किया, बना दिया। और देश को बनाने
देश को बनाने और संभालने के लिए उस टाइम नेता चुने गए, तब पहली बार डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा है वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए टेम्परेरी बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम कोई नेता नहीं था हमारे देश में। तो किसी भी और वो एक तो क्या थे, वो सबसे बड़े थे, एल्डर थे, और उस टाइम सबसे जो बड़े होते थे उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था, इसलिए उनको रिस्पेक्ट के तौर पे उनको क्या बनाया गया कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। उन्हीं के बातों में फिर उसके बाद क्या हुआ, और उनको इसलिए बनाया गया तो मैंने बता ही दिया। और उस समय कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था, ये भी आपको पता ही है। और 2 दिन बाद जैसे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को, 2 दिन बाद क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो आपको पता ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन है? देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। और उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और ये 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया, क्योंकि मैंने कहा ना 9 दिसंबर को क्या हुआ था, ब्रिटिशों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दिया, और 11 दिसंबर 1946 को क्या बनाया, क्यों मैंने कहा ना 2 दिन बाद, टेम्परेरी में तो मैं सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया, और ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाया गया। उस समय भारत के तरफ से कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं, मतलब 299 प्रतिनिधि थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रतिनिधि यानी जो मेंबर्स थे कितने थे? 299। और इन लोगों ने मिलकर हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। कितने लोगों ने मिलकर लिखा था? 299, यानी समथिंग 300 के अकॉर्डिंग लोग मिलकर हमारे संविधान लिखा था। तो देखो यहाँ, जैसे यहाँ पता है कि डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जाति बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे भारतीय संविधान के जो मुख्य लक्षण क्या थे? 20वीं सदी तक आते आते भारतीय संविधान कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। मैंने बताया क्या इसमें कितने लोग थे? टोटल 299, यानी समथिंग 300 के आसपास। और इन तीनों लोगों ने हमारा जो क्या है संविधान मिलकर संविधान लिखा था। ठीक है, और 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी और कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक और स्थिति भयानक थी और संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें इस राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता की प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो गरीबी उन्मूलन और जन्म प्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखी और जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। तो अब इसके अंडर क्या है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे कितने लोगों ने मिलकर लिखा था हमारा संविधान, 299 या 300। ठीक है, अब ये क्या अभी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारा देश कैसे हुआ। तो 9 दिसंबर, मैंने कहा ना 9 दिसंबर को हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या ब्रिटिशों ने बना दिया। 9 दिसंबर 1946 में बनाया था। ठीक है, और इसका लागू कब किया, अपनाया कब किया था, भारत में अपनाया गया कब था, 26 नवंबर
छब्बीस नवंबर 1949 में क्या हुआ, अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था हमारे देश में। अब क्या है, फर्स्ट टाइम मिली थी, जब फर्स्ट टाइम मिली थी वो इस टाइम पे मिली थी, और इनको बनाने में कितना टाइम लिया, 26 नवंबर 1949 में बनकर क्या हुआ, अपनाया गया। और फाइनली हमारे क्या है, संविधान सभा बनकर तैयार हो गया। कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 में फाइनली क्या हुआ, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, फाइनली यहाँ बन गया था। और क्या है, लागू कब किया गया था, जैसे 9 दिसंबर और 26 जनवरी के बीच में कितने दिन हो गए, 2 साल। 26 जनवरी कब हमारा लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, लागू किया गया था। ठीक है, 1950 में लागू किया गया था। और लागू किया गया था, तो इन दोनों के बीच में यहाँ 26 जनवरी 9 दिसंबर को क्या हुआ था, तो ब्रिटिशों ने क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दिया, और उसको बनाने में इतना टाइम लगा, और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। तो बनाने में कितना टाइम लगा, 2 साल, 2 ईयर 11 मंथ, ये तो आपको पता ही होगा, 11 मंथ 18 डेज। कितना टाइम लगा बनाने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान बनाने में लगा। और 26 जनवरी, और ये 26 जनवरी क्यों रखा गया, और भी कोई डेट रखी जा सकती थी ना, 26 जनवरी ही क्यों रखा गया था, तो उसके पीछे भी एक वो है, स्टोरी है कि 26 जनवरी 1930 में को हमारे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमारे देश में जो लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 में हमारे संविधान यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और उस दिन की याद में 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लागू किया गया, क्योंकि उसी टाइम लोगों ने समझ लिया था कि हमारा देश आज़ाद हो गया। यानी कब, 26 जनवरी 1930 में ही लोगों ने समझ लिया था कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, और उसी दिन की याद में हमारे देश को कब लागू किया गया था, हमारा देश, तो 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था। ठीक है, और इसके अंदर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे संघवाद फेडरलिज्म में क्या है, तो संविधान को लिखते समय 4 मेन बातों को ध्यान में रखा गया था। 4 मेन बात कौन कौन से है, 4 मेन, ठीक है, 4 मेन बात कौन कौन से है। पहला मैंने बता रखा है कि डाइवर्सिटी, क्या है, डाइवर्सिटी यानी विविधता। ठीक है, और सेकंड क्या है, यूनिटी यानी क्या है, एकता। ठीक है, और थर्ड क्या है, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, को ध्यान में। और फोर्थ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि। इन चारों बातों को ध्यान में रख के ही हमारा संविधान लिखा गया था उस समय। ठीक है, इन चारों बातों को ध्यान में रख के ही हमारा संविधान लिखा गया था। तो चलिए फिर हम तो पहला हमारा क्या है, संघवाद, फेडरलिज्म क्या है, तो देश में एक से ज़्यादातर स्तर की सरकारों का होना, और हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें और केंद्र स्तर पर भी है, तो पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। तो संघवाद का मतलब एक बार मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे क्या है, जैसे बताती हूँ। एक संघवाद यानी फेडरलिज्म, ये क्या है, फेडरलिज्म। ठीक है, इसमें पहला क्या है, फेडरलिज्म में क्या आता है, यूनियन गवर्नमेंट। कौन से आते पहले, यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड क्या है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल में कौन कौन से आते हैं, म्युनिसिपली और इसमें कौन सा आता है, पंचायत। ठीक है,
कौन सा आएगा इसमें? पंचायत। दिख रहा होगा आपको, पंचायत। इसमें क्या आएगा? नगर पंचायत आ जाएगा इसके अंदर, नगर पंचायत, ठीक है। और इसके अंदर विलेज पंचायत आएगा। क्या आएगा? विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा मैं बता देती हूँ कि फेडरलिज्म संघवाद यानी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये यूनियन गवर्नमेंट कौन सी होती है? केंद्र सरकार, ठीक है। फेडरलिज्म में संघवाद, एक संघ के साथ ये काम करते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार में कौन कौन से आते हैं? स्टेट यानी राज्य, पूरे राज्य को मिलाकर केंद्र सरकार बनाया जाता है, पूरे लोकल को मिलाकर एक राज्य सरकार बनाई जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्र सरकार और फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। एक संघ के साथ मिलकर काम करना, ठीक है। भारत अलग अलग राज्यों से ही मिलकर क्या बना है? संघवाद हुआ है। भारत कैसे बना है? अलग अलग राज्यों को मिला के भारत को बनाया गया है। अकेले एक भारत ही नहीं है, उसमें बहुत सारे, भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें और भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार और राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैंने बता दी कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। यानी यूनियन यानी केंद्र सरकार, स्टेट यानी राज्य सरकार और लोकल यानी स्थानीय सरकार। और लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटी आ जाती है और पंचायत म्यूनिसिपैलिटी में क्या है? नगर पंचायत। और पंचायत में क्या है? विलेज पंचायत, यानी गाँव वगैरह की, गाँव के जितने भी है सबकी देख रेख करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम संसदीय पद्धति। संसदीय पद्धति क्या है? तो इस पद्धति में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को इसमें 18 वर्ष से या उससे ऊपर के सभी के आयु के व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ठीक है। चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा ही जनता क्या करती है? जनता अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि को कहती है। प्रतिनिधि संसद में जनता की बात को रखता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो ये किसके अंडर आती है? संसदीय शासन पद्धति के अनुसार। कि हम 18, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या 18 हमारे देश में क्या 18 साल से या 18 साल के सभी ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया हुआ है। और उन सब, अब एक अगर किसी के मतलब कोई नेता कुछ करता है या फॉर एग्जांपल कोई गलत निर्णय या कोई कुछ भी ले लेता है, तो हमें अपनी बात को उसको पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिनिधि का सहारा लेते हैं। अगर प्रतिनिधि के द्वारा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? धरने, जुलूस वगैरह निकालते हैं, जिससे जनता की आवाज़ सरकार तक जाए और उस निर्णय पे दोबारा निर्णय लिया जाए, दोबारा उसकी देखरेख जांच पड़ताल किया जाए, ठीक है। तो वही क्या है? संसदीय शासन पद्धति के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी को समान मताधिकार प्राप्त है। शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया था? तो शक्तियों का बंटवारा में संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि यानी जिसको हम खुद चुनते हैं, वो क्या है? निर्वाचित प्रतिनिधि। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और कार्यपालिका काम क्या है? कानून को लागू करना और शासन चलाना। और न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, कि जो भी न्यायालय में कोई भी व्यवस्था हो उसको न्यायपालिका कहा जाता है। और सरकार की किसी भी, न्यायपालिका का मतलब हो गया कि अगर
विधायिका कार्यपालिका के कोई भी न्याय में कोई कुछ होता है तो उस सबको क्या उसकी देखरेख कौन करती है? न्यायपालिका करती है। तो सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियों एक दूसरे से अलग होंगी और शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों की बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यानी तीनों को समान अधिकार दिया गया है, कार्यपालिका को भी और विधायिका को भी और न्यायपालिका को भी। कोई किसी सब एक दूसरे में बराबर है, किसी को ज़्यादा मतलब तीनों को एक समान अधिकार दिया गया है। और अगर तीनों में से कोई किसी की गलती करता है, किसी चीज़ कोई निर्णय गलत लेता है तो तीनों में मिलकर एक दूसरे का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल। ठीक है, और इसमें आपको जैसे मैं ये भी बता दें कि कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं। आईएएस हो गए, आईएएस अधिकारी, आईपीएस, सारे मंत्री भी इसी के अंदर आते हैं। प्रधानमंत्री भी इसी के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका में कानून लागू कौन करता है, नियम कौन बनाता है। आपको फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें जो कानून बनाने का, नियम बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं कि बाहर जा रहे हैं तो किसी सार्वजनिक जगह पे जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाना कंपल्सरी है। क्या है? एक कानून, एक नियम है। अगर नहीं लगाते तो आपको 13,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये क्या है? एक कानून है, एक नियम है। तो वही सब क्या है? कार्यपालिका के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हम सभी व्यक्तियों को क्या है? फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, मौलिक अधिकार है हम सभी को। कहीं भी हम आ जा सकते हैं, सभी को समान अवसर समान। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार को वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा को कहा गया है। ठीक है, लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं और इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। और इसमें पहला क्या है कि संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों में यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। और इसके अंदर क्या है? पहला क्या है कि मौलिक अधिकार में हमें फर्स्ट क्या आता है? समानता का अधिकार। ये कहाँ से? इसका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, जो कानून की नज़र में सभी लोग समान है। समानता का अधिकार यानी सभी को कानून की नज़र में सभी को बराबर माना जाता है। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो खेल मैदान, होटल, दुकान, कुछ भी सार्वजनिक जगह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 आर्टिकल 19 से 22 तक का दिया हुआ है। और इसके अंदर ये आता है स्वतंत्रता, हम सभी को आने जाने, बोलने की, हर चीज़ की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर ठीक है, और ये आते हैं 19 से 22 के आर्टिकल 19 से 22 के बीच में अनुच्छेद। 21 में क्या आते हैं कि जीवन जीने का अधिकार, हम सभी को अपने ढंग से जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। और 21(a) का शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। हर किसी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे बड़े हो या हर किसी को अपने मन मुताबिक शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23 और 24 में आते हैं। इसमें क्या है? शोषण यानी किसी भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम आयु के है उसको किसी भी मजदूरी पर रखना अपराध है, कानूनन जुर्म है। कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष की कम आयु के कोई भी बच्चा को हम लेबर चाइल्ड नहीं कर सकते, हम उससे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में आता है, आर्टिकल 25 to 28 के बीच में आते हैं। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, वो धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। यानी हम अपने धर्म का, हम कहीं भी, जैसे कि हम दिल्ली में आके हमारे धर्म यहाँ पे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अवसर दिया गया है। आर्टिकल 29 से और 30 के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खेल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी अल्पसंख्यक या पढ़ा लिखा या कुछ भी हो, सबको अपना खुद का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि
उसके राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लगता है कि हमें हमारे अधिकारों के बीच कोई हनन हो रहा है, हमें अपने अधिकारों को सही ढंग से जीने में कोई हमें रोक टोक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हम इस अधिकारों को की मांग के लिए हम संवैधानिक उपचार का अधिकार का सहारा ले सकते हैं और न्याय में जाकर और अपनी बात को कह सकते हैं, क्योंकि किसी को भी हमारे अधिकारों को रोकने का किसी को भी हक नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्या है, और इसमें क्या है कि जनता को फंडामेंटल राइट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि कोई भी पावर व्यक्ति आकर जनता पे मनमाने ढंग से अपना हुकूमत ना चला सके। अगर किसी व्यक्ति को किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकता है। जब संविधान लागू हुआ तब कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। लेकिन 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार इसलिए हटाया गया है क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को अपने माँ बाप की संपत्ति पे, लड़का या लड़की हो सभी को अधिकार है। ठीक है, पहले हुआ करता था कि जो हमारे पापा होते थे उनके लड़के की ही संपत्ति होती थी, लेकिन आजकल लड़के लड़की सभी को अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म का राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, लेकिन अभी आप जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते रहेंगे और धर्मनिरपेक्षता हर किसी को समान। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको इतना पता ही है, तो इसलिए हर किसी को बराबर अधिकार दिया गया है। सभी अपने मन मुताबिक जीवन जी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक फिर मैंने बता दिया है कि कैसे हमारा संविधान लागू हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं अपने सारे PDF इन सब के PDF में डाल दूँगी। और ये सीटेट, अभी तो सीटेट के लिए करवा रही हूँ और बाकी जितने चैप्टर्स रहते हैं वो मैं लास्ट में करवाऊँगी, ताकि सिलेबस में जितने चैप्टर्स दिए हैं वही करवा रही हूँ सीटेट का। उसके बाद जितने चैप्टर्स रह जाएंगे वो KVS के अकॉर्डिंग करवाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।